नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी चैप्टर। जी, और आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और ये चैप्टर मैं कहूँगी बायोलॉजी का आधार है। मतलब ये हमें समझाता है कि कोई भी जीव, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हम इंसान, आखिर जीवित कैसे रहता है। और बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से भी ये बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स में से एक है। इसमें से लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो हमारा लक्ष्य यहाँ रटना नहीं है, बल्कि हर प्रोसेस को गहराई से समझना है। एग्जैक्टली। और मैं सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाती हूँ कि हम हर टॉपिक को बहुत धीरे धीरे और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। बस ध्यान से सुनना है और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाते चलना है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मूल मंत्र है फूड, एनर्जी, लाइफ। मतलब भोजन से ऊर्जा और ऊर्जा से जीवन। जी, इसी साइकिल को हम इस चैप्टर में विस्तार से जानेंगे। और एक बात याद रखें, all living beings perform certain basic functions to stay alive। तो ये बेसिक फंक्शंस क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेसेस का एक इंट्रोडक्शन लेते हैं। हम जानेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क है। ठीक है, तो पहला बिंदु है लिविंग बीइंग्स शो लाइफ प्रोसेसेस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मेंटेन लाइफ। इसका मतलब बहुत सीधा है। सजीव यानी लिविंग बीइंग्स जीवन की प्रक्रियाएं दिखाते हैं, जैसे सांस लेना, खाना खाना, बढ़ना। और जबकि निर्जीव चीजें जैसे ये मेज या कुर्सी ये सब नहीं करती। जी, वो जीवन को बनाए रखने के लिए यानी मेंटेन करने के लिए कोई काम नहीं करती। और यही सबसे बड़ा अंतर है। अगला पॉइंट, ये बहुत दिलचस्प है। विजिबल मूवमेंट नॉट इक्वल टू लाइफ। प्लांट्स मे नॉट मूव बट आर अलाइव। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो चीज चल रही है, हिल रही है, वही जीवित है, पर ऐसा नहीं है। जैसे एक कार भी चलती है पर वो नॉन लिविंग है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ एक पौधा, वो तो एक जगह खड़ा रहता है ना, पर वो लिविंग है। तो सिर्फ आंखों से दिखने वाला मूवमेंट ही जीवन का असली सबूत नहीं है। तो फिर असली सबूत क्या है? वो है अगला पॉइंट, कंटिन्यूअस मूवमेंट इनसाइड सेल्स। ब्रीदिंग, डाइजेशन, सर्कुलेशन अकर इंटरनली। अच्छा, मतलब असली मूवमेंट हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। जी बिल्कुल। सेल्स के स्तर पर, जिसे हम मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, हमारे अणु, हमारे मॉलिक्यूल्स लगातार हिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारा सांस लेना, भोजन का पचना, खून का पूरे शरीर में घूमना, ये सब मूवमेंट ही तो हैं जो हमें जीवित रखते हैं। और अगला पॉइंट है लाइफ नीड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। रिपेयर ऑफ सेल्स इज कंटिन्यूअस। हमारे शरीर को आप कह सकते हैं एक व्यवस्था और तालमेल की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अंग कुछ भी कर रहा है, सब मिलकर काम करते हैं। और हमारे सेल्स तो लगातार टूटते और बनते रहते हैं। एग्जैक्टली। ये मेंटेनेंस और रिपेयर का काम 24 घंटे चलता रहता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। और इसी काम के लिए लाइफ प्रोसेसेस जरूरी हैं। और इस काम के लिए एनर्जी चाहिए होगी। बिल्कुल, जो हमारा अगला पॉइंट है, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज obtained फ्रॉम फूड। तो ये सारी मेंटेनेंस, रिपेयर, मूवमेंट, इन सब कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें भोजन से मिलती है। जी, और यहाँ एक एग्जाम पॉइंट भी है, लाइफ प्रोसेसेस आर एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लाइफ प्रोसेसेस क्यों जरूरी है? जवाब सीधा है, जीवन को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन लाइफ। चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? आखिर ये हैं क्या? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज दैट मेंटेन लाइफ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब लाइफ प्रोसेसेस वो सभी बुनियादी काम हैं जो एक जीव को जिंदा रखने और उसके शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए जरूरी हैं। बिल्कुल, इसमें मेंटेन लाइफ कीवर्ड है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, लाइफ प्रोसेसेस हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर, सर्वाइवल। तो ये प्रक्रियाएं हमारे विकास यानी ग्रोथ में मदद करती हैं, शरीर की टूट फूट की मरम्मत मतलब रिपेयर, और सबसे जरूरी जीवित रहने यानी सर्वाइवल में मदद करती हैं। और इन सब कामों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल्स नीडेड फ्रॉम सराउंडिंग्स। हाँ, फिर से वही बात, इन सभी कामों के लिए एनर्जी और कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो हम अपने आसपास के वातावरण से लेते हैं, जैसे भोजन, पानी, ऑक्सीजन। जी,
अब देखिए, मुख्य रूप से 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है न्यूट्रिशन, यानी भोजन लेना और उसे इस्तेमाल करना। दूसरा है रेस्पिरेशन, यानी भोजन से एनर्जी निकालना। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जरूरी चीजों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। और चौथा एक्सक्रीशन, यानी शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर निकालना। और बोर्ड एग्जाम में इन चारों प्रोसेसेस पर सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना? बिल्कुल, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा एग्जाम पॉइंट भी यही कहता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट परफॉर्म लाइफ प्रोसेसेस टू सर्वाइव। मतलब जीवित रहने के लिए हर जीव को ये प्रक्रियाएं करनी ही पड़ती हैं। तो चलिए अब पहली और सबसे जरूरी प्रोसेस न्यूट्रिशन यानी पोषण को समझते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन ओवरव्यू, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। न्यूट्रिशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव भोजन लेता है और उसका उपयोग करता है। और उपयोग किस लिए? ये कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस। ये डेफिनेशन में लिखने पर पूरे मार्क्स मिलते हैं। और हमें भोजन क्यों चाहिए? फूड इज नीडेड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यूज। तो 3 मुख्य कारण हैं, ऊर्जा के लिए, शारीरिक विकास के लिए और हमारे ऊतकों यानी टिश्यूज की मरम्मत के लिए। अब न्यूट्रिशन के भी प्रकार होते हैं। जी, 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑटो का मतलब है खुद, तो ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। बिल्कुल, जैसे हरे पौधे। और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब दूसरों पर, तो हेट्रोट्रॉप्स भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम इंसान और जानवर। एकदम सही। अब एक और जरूरी चीज है एंजाइम्स का रोल। एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। तो एंजाइम्स हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। हाँ, ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं ताकि हमारा शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सके। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है कि सभी हेटेरोट्रॉप्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर हैं। बिल्कुल, जैसे हिरन पौधा खाता है वो डायरेक्टली निर्भर है, और शेर हिरन को खाता है तो वो इनडायरेक्टली पौधों पर ही निर्भर है। मतलब एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो पौधे ही हैं। जी, और हमारा एग्जाम पॉइंट है, न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ये तो अब तक क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल। चलिए अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को विस्तार से समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फोटोसिंथेसिस। पहले ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन देखते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो ऑटोट्रॉफ्स वे जीव हैं जो CO2 और पानी जैसे सरल सिंपल इनऑर्गेनिक पदार्थों का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। ये सभी जीवों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है और हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन भी बनाए रखती है। अच्छा, तो इस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या-क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, सनलाइट, जो एनर्जी का सोर्स है। दूसरी, क्लोरोफिल। ये पत्तों में मौजूद हरा पिगमेंट होता है जो सनलाइट को पकड़ता है। तीसरी, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ये हवा से मिलती है। और चौथी, वाटर यानी H2O, जो मिट्टी से जड़ें लेती हैं। अब इसकी इक्वेशन देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in presence of sunlight and chlorophyll transforms into glucose plus oxygen। इसे बैलेंस करके याद करना बहुत जरूरी है। जी, ये दिखाता है कि CO2 और पानी सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में मिलकर ग्लूकोज, जो कि भोजन है, और ऑक्सीजन बनाते हैं। जो भोजन पौधे इस्तेमाल नहीं करते हैं उसका क्या होता है? अगला पॉइंट यही है, फूड प्रिपेयर्ड इज स्टोर्ड एज स्टार्च। पौधे अपना अतिरिक्त भोजन स्टार्च के रूप में पत्तों में जमा कर लेते हैं। और इंसानों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? ये एक बहुत अच्छा 1 मार्क का सवाल है। देखिए, प्लांट्स फूड स्टोर्ड एज स्टार्च, स्टोर्ड इन लीव्स। ह्यूमंस फूड स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, स्टोर्ड इन लिवर
एंड मसल्स। तो पौधे स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं और इंसान ग्लाइकोजन के रूप में। बिल्कुल। और हमारा एग्जाम हाईलाइट बॉक्स कहता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द बेस ऑफ ऑल फूड चेन्स। मतलब सभी खाद्य श्रृंखलाओं का आधार ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है। चलिए अब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के स्टेप्स को समझते हैं। ये 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 3 मुख्य स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट अब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को सोखता है या एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल, ये पहला कदम है। स्टेप 2 कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वाटर स्प्लिट्स टू रिलीज ऑक्सीजन। फिर जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसे केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। जी, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी का अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। यही ऑक्सीजन है जो हमें मिलती है। और आखिरी स्टेप? स्टेप 3 रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 इज रिड्यूस्ड टू फॉर्म ग्लूकोज। अंत में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जिससे ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है जो पौधे का भोजन है। बिल्कुल, ये तीनों स्टेप्स सीक्वेंस में लिखना बहुत जरूरी है एग्जाम में। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया होती कहाँ है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पत्ती की कोशिकाओं में पाया जाने वाला वो हिस्सा है जहां फोटोसिंथेसिस होता है, और क्लोरोफिल वो हरा पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। ये क्या है? स्टोमेटा, टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेस। ये पत्तों की सतह पर छोटे छोटे छेद होते हैं। और इनका काम क्या है? इनके 2 मुख्य काम हैं। पहला, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 इन O2 आउट, मतलब गैसों का आदान प्रदान करना। और दूसरा? लॉस ऑफ वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन। जी, अतिरिक्त पानी भाप बनकर इन्हीं छेदों से बाहर निकलता है। और एक जरूरी बात, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स। मतलब इन छेदों का खुलना और बंद होना गार्ड सेल्स नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल, जब गार्ड सेल्स में पानी भरता है तो वो खुल जाते हैं, और जब पानी निकलता है तो बंद हो जाते हैं। रेगिस्तानी पौधों में कुछ अलग उपाय क्या? हाँ, रेगिस्तानी पौधे पानी बचाने के लिए अपने स्टोमेटा दिन में बंद रखते हैं और रात में खोलते हैं ताकि CO2 ले सकें। और NCERT की स्टार्च टेस्ट एक्टिविटी भी यही साबित करती है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट और CO2 दोनों जरूरी हैं। जी, और हमारा एग्जाम हाईलाइट है फोटोसिंथेसिस इज द बेसिक लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस ऑन अर्थ। बिल्कुल, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अब हम न्यूट्रिशन के दूसरे प्रकार हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर आते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसकी डेफिनेशन क्या है? हेट्रोट्रॉफ्स, organisms that cannot prepare their own food and depend on other organisms for nutrition. मतलब हेट्रोट्रॉफ्स वे जीव हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इसके 3 मुख्य प्रकार है। बोर्ड एग्जाम में इन तीनों में डिफरेंस पूछा जाता है। पहला है ए, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जीव भोजन को निगलता है, मतलब इंजेस्ट करता है, और फिर शरीर के अंदर पचाता है, जैसे हम इंसान या अमीबा। दूसरा है बी, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें जीव मरे हुए और सड़े गले पदार्थों से पोषण लेते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने शरीर से बाहर छोड़ते हैं, भोजन को बाहर ही पचाते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं। इसका उदाहरण? फंजाई, जैसे मशरूम या ब्रेड पे लगने वाली फफूंद। और तीसरा है सी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसमें एक जीव जिसे पैरासाइट कहते हैं, दूसरे जीवित जीव जिसे होस्ट कहते हैं, के शरीर पर या अंदर रहकर उससे पोषण लेता है और होस्ट को नुकसान पहुंचाता है। जी, जैसे कस्कुटा यानी अमरबेल जो पौधों पर रहती है, या टेपवर्म जो हमारे पेट में रह सकता है। तो अगर हम टेबल देखें, होलोजोइक में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खारा जाता है, सैप्रोफिटिक में डेड ऑर्गेनिक मैटर को, और पैरासिटिक में लिविंग होस्ट से पोषण लिया जाता है बिना उसे मारे। बिल्कुल। और हमारा एग्जाम हाईलाइट है मोस्ट एनिमल्स शो होलोजोइक न्यूट्रिशन while fungi are saprophytes. अब देखते हैं कि यूनिसेल्यूलर जीवों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम अमीबा और पैरामीशियम को देखेंगे। पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की। अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये 5 स्टेप्स में पूरा होता है
और एग्जाम में ये डायग्राम के साथ पूछा जाता है। पहला स्टेप है इंजेशन। अमीबा अपने सूडोपोडिया नकली पैर की मदद से भोजन को घेर लेता है। मतलब वो अपने टेम्पररी पैर बनाकर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। दूसरा स्टेप फूड वैक्यूल फॉर्मेशन। भोजन एक फूड वैक्यूल के अंदर बंद हो जाता है। तीसरा डाइजेशन। वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स भेजे जाते हैं जो भोजन को पचाते हैं। चौथा अब्जॉर्प्शन। पचा हुआ भोजन वैक्यूल से निकलकर साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। और पांचवा इजेशन। जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर की सतह से कहीं से भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब पैरामीशियम में न्यूट्रिशन कैसे होता है? पैरामीशियम में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है, पर इसका तरीका थोड़ा अलग है। इसके शरीर पर सीलिया होते हैं, बाल जैसी संरचना। हाँ, ये सीलिया पानी में मूवमेंट क्रिएट करके भोजन को एक खास जगह ओरल ग्रूव तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो इसका भोजन लेने का तरीका फिक्स्ड है, अमीबा की तरह कहीं से भी नहीं। तो एग्जाम हाईलाइट है, बोथ अमीबा एंड पैरामीशियम शो होलोजोइक न्यूट्रिशन बट इंजेशन मेथड्स डिफर। जी, ये की डिफरेंस है। अमीबा सूडोपोडिया का उपयोग करता है जबकि पैरामीशियम सीलिया का। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक पर, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हाँ, ये 5 मार्क का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो चलिए मानव पाचन तंत्र को समझते हैं। भोजन के पूरे रास्ते को समझते हैं। शुरुआत होती है माउथ से, फूड पाइप में जाता है। जी, और ये भोजन को पेट तक एक खास मूवमेंट पेरिस्टालसिस के द्वारा पहुंचाता है। ये एक वेव लाइक कंट्रैक्शन है। फिर आता है स्टमक यानी पेट। यहाँ 3 चीजें होती हैं। पहला HCl एसिड जो जर्म्स को मारता है और मीडियम को एसिडिक बनाता है ताकि एंजाइम काम कर सके। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन, ये प्रोटीन को पचाना शुरू करता है। और तीसरी चीज है म्यूकस जो पेट की अंदर की दीवार को एसिड से बचाता है। पेट के बाद भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जी, और ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की मुख्य जगह है। यहाँ लिवर से बाइल जूस आता है जो फैट्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और पैंक्रियास से भी कुछ आता है। हाँ, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें भी इंटेस्टाइनल जूस बनाती हैं। बिल्कुल, जो बचे हुए डाइजेशन को पूरा करता है। और एब्जॉर्प्शन, यहीं पर एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उंगलियों जैसी विली होती हैं जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रियली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। जी, इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ मुख्य रूप से पानी अब्जॉर्ब होता है और वेस्ट मटेरियल फीसीज बनता है। और अंत में एनिस के द्वारा ये वेस्ट शरीर से बाहर निकल जाता है। तो हमारा एग्जाम हाईलाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। बिल्कुल। न्यूट्रिशन के बाद अब हमारी दूसरी लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम फूड। तो रेस्पिरेशन वो प्रक्रिया है जिसमें पचे हुए भोजन यानी ग्लूकोज से ऊर्जा निकलती है। जी, और ये हर जीवित कोशिका में लगातार होती रहती है, ये रुकती नहीं है। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। ये फेफड़ों तक ही सीमित है। जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर होती है। इसमें ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी बनती है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन है ग्लूकोज एनर्जी प्लस CO2 प्लस H2O occurs in mitochondria। जी, ये कोशिका के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और ये जो एनर्जी निकलती है ये किस रूप में स्टोर होती है? एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी स्टोर्स एनर्जी यूज्ड डायरेक्टली बाय सेल्स नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। इसे एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे हम पैसे खर्च करके कोई काम करते हैं वैसे ही सेल को जब भी एनर्जी चाहिए होती है वो एटीपी को तोड़कर इस्तेमाल कर लेता है। तो हमारा एग्जाम पॉइंट है रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। बिल्कुल, बिना रेस्पिरेशन के किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। Respiration that occurs in the presence of oxygen takes place in mitochondria. Complete breakdown of glucose produces more energy. मतलब
ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जी, इसमें ग्लूकोज पूरी तरह टूटता है और बहुत ज्यादा एनर्जी, लगभग 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन? Respiration that occurs in the absence of oxygen, incomplete breakdown of glucose produces less energy. ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ग्लूकोज पूरी तरह नहीं टूटता और बहुत कम, सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी बनती है। इसके 2 केसेस हमारे सिलेबस में हैं। पहला, यीस्ट में, इसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसमें इथेनॉल और CO2 बनता है। इसका उपयोग बेकिंग और शराब बनाने में होता है। बिल्कुल। और दूसरा केस है हमारी मसल्स में। हाँ, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। इसी की वजह से मांसपेशियों में दर्द या क्रैम्प्स होते हैं। अब ये फ्लो डायग्राम देखते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। पहला स्टेप सब में कॉमन है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज, जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, टूटकर पाइरूवेट बनाता है, जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद 3 रास्ते हैं। पहला, एरोबिक, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट टूटकर CO2, पानी और एनर्जी बनाता है। दूसरा, एनारोबिक, यीस्ट में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट, एथेनॉल, CO2 और एनर्जी में टूटता है। और तीसरा, एनएरोबिक, हमारी मसल्स में। ऑक्सीजन की कमी में पाइरूवेट, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में टूटता है। ये डायग्राम बनाना और समझना बहुत जरूरी है। जी, और एग्जाम हाइलाइट है। एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि पौधों में श्वसन या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों में मौजूद स्टोमाटा के द्वारा होता है। क्या जड़ें और तने भी रेस्पिरेशन करते हैं? हाँ, वो भी करते हैं। जड़ी मिट्टी के कणों के बीच की हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और तनों में लेंटिसिल्स नाम के पॉड्स होते हैं। दिन और रात की गैस एक्सचेंज में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी, दिन में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस की दर ज्यादा होती है। बिल्कुल। इसलिए ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि पौधा CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। और रात में? रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। इसलिए पौधा हमारी तरह ही O2 लेता है और CO2 छोड़ता है। पौधों में गैसों का मूवमेंट डिफ्यूजन के सिद्धांत पर होता है ना? जी, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर। तो एग्जाम हाईलाइट है, प्लांट्स रिस्पायर थ्रू आउट द डे एंड नाइट। बिल्कुल। ये याद रखना है कि पौधे 24 घंटे सांस लेते हैं। चलिए अब रेस्पिरेशन एंड एनिमल्स को समझते हैं। अलग अलग जानवरों में सांस लेने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। पहले बात करते हैं एक्वाटिक रेस्पिरेशन की, जैसे मछली में। Aquatic animals respire using gills. Oxygen dissolved in water. मछली जैसे जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। वे अपने गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेते हैं। गिल्स में बहुत पतली फिलामेंट्स होती हैं जिनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। जी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सके। और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन, जमीन पर रहने वाले जीव हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम इंसान लंग्स से, कीड़े मकोड़े ट्रेकिया से और केंचुआ अपनी नम त्वचा यानी मॉइस्ट स्किन से। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा हवा के तुलना में बहुत कम होती है। हाँ, और इसी वजह से जलीय जीवों को अपनी ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत तेजी से सांस लेनी पड़ती है। तो NCERT का एग्जाम हाईलाइट है, aquatic animals breathe faster than terrestrial animals due to low oxygen availability in water. अब हम अपने श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की संरचना और कार्य प्रणाली को समझेंगे। ये भी एक 5 मार्क का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हवा का रास्ता क्या है? हवा नॉस्ट्रल से अंदर जाती है, फिर फेरिंग से होते हुए ट्रेकिया यानी विंड पाइप में। ट्रेकिया आगे 2 ब्रोंकाई में बढ़ जाती है, जो लंग्स यानी फेफड़ों में जाती हैं। और लंग्स के अंदर? लंग्स के अंदर ब्रोंकी और छोटे ट्यूब्स में बटकर अंत में एल्वियोलाई में खुलती हैं, जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझते हैं। इनहेलेशन यानी सांस अंदर लेना। इसमें हमारी पसलियां यानी रिब्स
ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं और डायाफ्राम नीचे जाता है जिससे छाती में जगह बढ़ती है और प्रेशर कम हो जाता है। और हवा अंदर आ जाती है। और एक्सलेशन यानी सांस बाहर छोड़ना। इसमें सब उल्टा होता है। पसलियां नीचे आती हैं, डायाफ्राम ऊपर उठता है, छाती में जगह कम होती है, प्रेशर बढ़ता है और हवा बाहर निकल जाती है। गैसों का असली एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है। जी, एल्वियोलाई की दीवारें बहुत पतली होती हैं और ब्लड कैपिलरी से घिरी होती हैं। यहीं पर ऑक्सीजन खून में जाती है और खून से CO2 एल्वियोलाई में आती है। और ऑक्सीजन को शरीर में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBCs. Oxygen combines with hemoglobin, oxyhemoglobin. हमारे रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर की हर कोशिका तक ले जाता है। बिल्कुल। और CO2 ज्यादातर हमारे खून के प्लाज्मा में घुलकर ट्रांसपोर्ट होती है। धूम्रपान हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जी, ये हमारे एल्वियोली को डैमेज करता है, खून की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है और फेफड़ों के कैंसर जैसी कई बीमारियों का कारण बनता है। तो एग्जाम हाईलाइट है, alveoli are the actual site of gaseous exchange in humans. हमारी तीसरी लाइफ प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंट्रोडक्शन, इसकी जरूरत क्यों है? Cells need oxygen and nutrients. Waste materials must be removed. मतलब शरीर की हर कोशिका को काम करने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की जरूरत है। और वहां बनने वाले व्यर्थ पदार्थों को हटाना भी जरूरी है। यही काम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करता है। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर जीवों में इसमें क्या फर्क है? अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर जीवों में डिफ्यूजन से ही काम चल जाता है, क्योंकि उनकी पूरी सतह वातावरण के संपर्क में होती है। लेकिन हम जैसे मल्टीसेल्युलर जीवों में हमारी हर कोशिका वातावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। इसलिए हर कोशिका तक सामान पहुंचाने और वहां से कचरा हटाने के लिए एक विशेष ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, की जरूरत होती है। तो NCERT का एग्जाम हाईलाइट है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज डिफ्यूजन अलोन इज इनसफिशिएंट। अब हम मानव परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के घटकों को देखेंगे। पहला घटक है ब्लड। खून के 4 मुख्य भाग हैं। पहला, प्लाज्मा। ये तरल हिस्सा है जिसमें भोजन, CO2, वेस्ट वगैरह घुले होते हैं। दूसरा, RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तीसरा, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, ये बीमारियों से लड़ते हैं। ये हमारे शरीर के सैनिक हैं। और चौथा, प्लेटलेट्स, ये चोट लगने पर खून का थक्का यानी क्लॉटिंग जमाने में मदद करते हैं। अब दूसरा घटक, हार्ट। हमारा हृदय एक पंप है। इसके 4 चेंबर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड फ्लो कैसे होता है? शरीर से डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध खून राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध होकर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के जरिए पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि एक साइकिल में खून दिल से 2 बार गुजरता है। इसका फायदा क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड खून को मिलने से रोकता है, जिससे शरीर को एनर्जी बनाने के लिए ज्यादा एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है। अब तीसरा घटक, ब्लड वेसल्स। ये 3 तरह की होती हैं। आर्टरीज, जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं। इनकी दीवारें मोटी और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि खून हाई प्रेशर पे होता है। वेन्स, जो खून को दिल की ओर लाती हैं, इनकी दीवारें पतली होती हैं और इनमें वॉल्व्स होते हैं ताकि खून वापस ना बहे। और कैपिलरीज, ये बहुत पतली नलिकायां होती हैं जो आर्टरीज और वेन्स को जोड़ती हैं। यहीं पर मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर है जब दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और 80 डायस्टोलिक प्रेशर है जब दिल रिलैक्स करता है। एक और फ्लूइड है, लिम्फ। जी, ये भी एक ट्रांसपोर्ट फ्लूइड है जो इम्यूनिटी में मदद करता है। तो हमारा एग्जाम हाईलाइट है, डबल सर्कुलेशन एंश्योर्स एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई एंड सेपरेशन ऑफ ब्लड। अब देखते हैं पौधों में परिवहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। पौधों को पानी और मिनरल्स जड़ों से पत्तों तक और भोजन पत्तों से बाकी हिस्सों तक पहुंचाना होता है। इसके लिए उनके पास 2 ट्रांसपोर्ट टिश्यूज हैं। पहला, जाइलम। जाइलम पानी और मिनरल्स को जड़ों से ऊपर की ओर ले जाता है,
ये यूनिडायरेक्शनल यानी एक तरफा होता है। और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम पत्तों में बने भोजन को पौधे के हर हिस्से तक, ऊपर और नीचे दोनों तरफ यानी बाइडायरेक्शनल पहुंचाता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है? पानी ऊपर दो तरीकों से चढ़ता है। एक है रूट प्रेशर, जड़ों द्वारा बनाया गया दबाव। लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंचा सकता। मुख्य कारण है ट्रांसपिरेशन पुल। मतलब पत्तों से पानी के वाष्पीकरण यानी ट्रांसपिरेशन से खिंचाव या सक्शन फोर्स पैदा होता है जो पानी को ऊपर खींचता है। बिल्कुल। और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो फ्लोएम के द्वारा होता है और इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी खर्च होती है। जी। तो एग्जाम हाइलाइट है, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर अपवर्ड व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड इन बोथ डायरेक्शंस। हमारी आखिरी लाइफ प्रोसेस है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन इंट्रोडक्शन। एक्सक्रीशन क्या है? Excretion is the process of removal of harmful metabolic wastes from the body. शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म से बनने वाले हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को एक्सक्रीशन कहते हैं। इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट्स कीवर्ड है। Wastes दो तरह के हो सकते हैं, gaseous wastes जैसे CO2 और नाइट्रोजीनस वेस्ट्स जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं और बहुत जहरीले होते हैं। एक्सप्रेशन जरूरी क्यों है? अगर ये व्यर्थ पदार्थ शरीर में जमा हो जाएं, तो वो जहरीले यानी टॉक्सिक हो सकते हैं और जानलेवा भी हो सकते हैं। एक्सक्रीशन शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो एग्जाम हाईलाइट है, accumulation of waste can be fatal, hence excretion is essential. अब हम मानव उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स को समझेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मुख्य अंग हैं ए पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। किडनी खून को छानकर यूरिन बनाते हैं। यूरेटर्स यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक लाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकल जाता है। किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। जी, हर किडनी में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं जो असल में खून छानने का काम करते हैं। इसके मुख्य भाग हैं बोमन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर के कारण खून से पानी, ग्लूकोज, यूरिया जैसी छोटी चीजें छनकर बोमन्स कैप्सूल में आ जाती हैं। दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूल में से गुजरते समय शरीर के लिए जरूरी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ज्यादातर पानी वापस खून में रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और तीसरा सिक्रीशन। कुछ व्यर्थ पदार्थ जो फिल्ट्रेशन से नहीं छन पाते, वे सीधे खून से ट्यूब्यूल में डाल दिए जाते हैं। और जो बचता है वो यूरिन है। जी। और जब किसी की किडनीज काम करना बंद कर देती हैं, तो मशीन द्वारा खून को साफ करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो एग्जाम हाईलाइट है 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। चलिए अब अंत में देखते हैं कि पौधों में उत्सर्जन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है। पौधों के पास कोई खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता, तो वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जी। पहला है रिमूवल ऑफ गैशियस वेस्ट्स। ऑक्सीजन और CO2 को स्टोमेटा के जरिए बाहर निकालते हैं। दूसरा ट्रांसपिरेशन, फालतू पानी को भाप बनाकर उड़ा देते हैं। तीसरा स्टोरेज ऑफ वेस्ट्स, वे व्यर्थ पदार्थों को पत्तियों, छाल यानी बाक या अपनी कोशिकाओं के वैक्यूल में जमा कर देते हैं। गम्स और रेजिन्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। चौथा रिमूवल बाय शेडिंग ऑफ लीव्स, जब पत्तियां वेस्ट से भर जाती हैं तो वे झड़ जाती हैं। और पांचवा एक्सक्रेशन इनटू सॉइल, कुछ वेस्ट को अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो एग्जाम पॉइंट है, प्लांट्स रिमूव वेस्ट बाय डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, स्टोरेज, शेडिंग लीव्स एंड रूट्स। तो हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। अब एक रिवीजन चैलेंज है। क्वेश्चन है, why do all living organisms need life processes even when they are at rest? ये एक बोर्ड एग्जाम फेवरेट क्वेश्चन है। सोचकर बताइए कि जब हम सो रहे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं, तब भी हमारे शरीर को लाइफ प्रोसेसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका संकेत है मेंटेनेंस और रिपेयर। अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। बहुत बढ़िया। इसके साथ ही लाइफ प्रोसेसेस के सभी कॉन्सेप्ट्स का हमारा रिवीजन पूरा होता है। अब आप इस चैप्टर के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। सीखना बंद मत कीजिएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।